अच्छा, कल हमने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पढ़ा था। ये पेरिकार्डियम की जो इन्फ्लेमेशन है वो हमने पढ़ी थी, इसकी काजेज हमने पढ़ी थी, क्या क्या जो है हमें देखने को मिलेगा वो हमने पढ़ा था। आज हम जो है पढ़ेंगे कार्डियक टेम्पोनार्ड। कार्डियक टेम्पोनार्ड बेसिकली किसको कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट कि कैसी थी? ट्रीटमेंट तो आपने जिस वजह से वो हुआ है पेरिकार्डाइटिस, वो आपने ट्रीट करनी है। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो आपने वायरल इन्फेक्शन ट्रीट करनी है। अगर ठीक। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हुआ है तो ऑटो इम्यून डिजीज को तो आप ठीक कर नहीं सकते, लेकिन उसमें आप स्टेरॉइड देते हो। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं, स्टेरॉइड जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, और इम्यून सिस्टम फिर आपके अपने जिस्म के सेल्स के खिलाफ अटैक नहीं करता। स्टेरॉइड्स फिर आप लंबे अरसे तक उस बंदे को स्टेरॉइड देते हो। इसी ये तरह एंड अगर वो सेट्स, एंड सेट्स जी क्या है? एंड सेट्स, एनसेड एंड, जी। एनसेड दवाइयां हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये जो ब्रोफीन वगैरह है ये सारी एनसेड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यूरीमिया की वजह से पेरिकार्डाइटिस हुआ है, यानी किसी बंदे को CKD थी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी काम नहीं कर रही, उसकी वजह से उसके ब्लड में यूरिन वाले कंपोनेंट जो हैं, यूरिन वाले पोर्शन हिस्से जो हैं वो तैर रहे हैं, क्योंकि गुर्दे उसको साफ करके बाहर नहीं निकाल सकते, यदि यूरीमिया है बंदे को तो आपने वो ट्रीट करना है। इसके अलावा जो है रेडिएशन थेरापी में फिर आप, अगर कोई भी काज आपको नहीं मिल रही कि पेरिकार्डाइटिस किस वजह से हुआ है, तो उसमें आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सपोर्टिव, सपोर्टिव, सपोर्टिव का क्या मतलब है, यानी अगर उसको पेन होगी तो आपने पेन किलर देनी है। अगर उसका बीपी लो होगा आपने उसका बीपी बढ़ाना है। अगर उसका बीपी हाई होगा आपने उसका बीपी कम करना है। यानी आपने इस उसके जिस्म को, उसके बॉडी को जो है वो सिर्फ सपोर्ट करनी है, बॉडी खुद उसको क्लियर करने की कोशिश जो है वो करेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड की तरफ। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियक टेम्पोनार्ड। कार्डियक टेम्पोनार्ड में बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो एक कैविटी के अंदर मौजूद है, और उस कैविटी का क्या नाम है, उस स्पेस का, उस कैविटी का क्या नाम है, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये हमारे हार्ट का एंडोकार्डियम होता है। ठीक है, एंडोकार्डियम के बाद मायोकार्डियम होता है, उसके बाद क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। और इस पेरिकार्डियम के दो हिस्से हैं, और इन दो हिस्सों के दरमियान में, मतलब एक सीरस पेरिकार्डियम है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, तो इनके दरमियान में एक स्पेस या एक कैविटी है। इस कैविटी को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, या पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, याद है ना आप लोगों को। यस सर। यस सर। अब अगर इस तरह हो जाए कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस है, इसके अंदर अगर यह फ्लूइड जमा हो जाए, अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। यानी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इफ्यूजन हो गई है, फ्लूइड इसके अंदर जमा हो गया है, या इसके अंदर जो है ब्लड भी जमा हो सकता है। किसी भी वजह से आर्टरी वगैरह रप्चर हो गई, कोई भी वजह हो गई, यहाँ ब्लड आ गया या इसके अंदर कोई फ्लूइड आ गया, हम कहेंगे कि पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो जब फ्लूइड से फिल होगी या ब्लड से फिल होगी, फ्लूइड से फिल होगी या ब्लड से फिल होगी, तो ये ब्लड या ये फ्लूइड जो है, ये हार्ट की जो बाकी दीवारें हैं, जो मायोकार्डियम है, जो एंडोकार्डियम है, इनके ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये फ्लूइड या ये ब्लड जब ये इनके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा हार्ट जो है ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। तो हम कहेंगे कि कार्डियक टेम्पोनार्ड के बारे में हम क्या कहेंगे, कार्डियक टेम्पोनार्ड इज ए कंडीशन, इट इज ए सिचुएशन इन विच
our heart is compressed by the fluids or blood in the pericardial space या pericardial cavity. ये चीज क्लियर हो गई है? Yes, sir. यानी अगर नॉर्मल बंदे की वेंट्रिकल्स का और एट्रिया का साइज इतना है ना, तो जिस बंदे की पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जमा हो जाए यानी कार्डियक टेम्पोनाड हो जाए, तो इसके वेंट्रिकल और एट्रिया के जो साइज हैं वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से क्या हो गया है, हार्ट के ऊपर बाहर से जोर लग रहा है, बाहर फ्लूइड है या ब्लड है, वो इसके ऊपर जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जिसकी वजह से एट्रिया जो है दोनों वो भी कंप्रेस हैं और वेंट्रिकल जो है वो दोनों कंप्रेस हैं, तो उनके अंदर जो जगह है वो तोड़ी हो जाएगी। जब जगह तोड़ी होगी तो हम कहेंगे कि डिक्रीज साइज ऑफ चैम्बर्स। चैम्बर्स कौन है यहाँ पे? दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल, इन दोनों का साइज भी कम हो जाएगा। एंड डिक्रीज फीलिंग। फीलिंग कब होती है, सिस्टोलिक में या डायस्टोलिक में? तो डायस्टोलिक में सर। Diastolic में. डायस्टोलिक में। सिस्टोलिक में तो कंट्रैक्शन होती है, डायस्टोलिक में फीलिंग होती है। तो डिक्रीज डायस्टोलिक फीलिंग, जाहिर है यहाँ पे फीलिंग ज्यादा होगी नॉर्मल में, या ये जब बाहर से कंप्रेस हो जाए इसमें फीलिंग ज्यादा होगी? सर जो नॉर्मल है. और नॉर्मल में सर। नॉर्मल है उसमें जगह ज्यादा है, इसलिए एट्रिया और वेंट्रिकल का साइज ज्यादा है, इसलिए फीलिंग ज्यादा होगी। लेकिन अगर बाहर से आप इसको कंप्रेस कर दो तो एट्रिया और जो वेंट्रिकल यानी जो चैम्बर्स हैं उनका साइज कम हो गया, जो साइज कम हो गया तो उनकी फीलिंग भी कम हो जाएगी। अब देखो, जब हार्ट के अंदर ब्लड तोड़ा आएगा, फीलिंग तोड़ी होगी, तो जाहिर है ये हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा तो आउटपुट भी तोड़ा होगा। ये ब्लड अगर ये हार्ट अगर लेट सपोज 5 लीटर कार्डियक आउटपुट दे रहा है, तो ये वाला 2 लीटर देगा, क्योंकि इसमें फीलिंग तोड़ी हुई थी, इसमें थोड़ा ब्लड आया था। जब ये हार्ट रिलैक्स हो रहा था यानी डायस्टोली हो रही थी, तो उस टाइम जो फीलिंग होती है वो तोड़ी हो गई थी, यानी इसमें थोड़ा ब्लड आया था, थोड़ा ब्लड आया था, तो पंप आउट भी थोड़ा ब्लड होगा। समझ नहीं आ रही? सर आ रही. जब आपका थोड़ा ब्लड पंप आउट होगा तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये चीज क्लियर हो गई है? जी सर. यस सर। अच्छा, अब एक बंदा था जिसका नाम था बैक, मिस्टर बैक। उसने कहा कि जिस बंदे को कार्डियक टेम्पोनेड हो जाए उनमें 3 चीजें होती हैं, तो उसने एक ट्रायड दिया था, यानी 3 चीजें उस बंदे में होती हैं। सबसे पहली चीज, इस बंदे को हाइपोटेंशन होगी, यानी ब्लड प्रेशर इसका लो होगा। ब्लड प्रेशर लो होगा या नहीं होगा? ब्लड प्रेशर का क्या फार्मूला है? ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट ज़रब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास कार्डियक आउटपुट क्या हो गई है? डिक्रीज कम हो गई है। तो जब कार्डियक आउटपुट कम हुई है तो बीपी भी कम होगा, यानी हाइपोटेंशन होगी। दूसरा उसने क्या कहा था कि इस बंदे के जो नेक वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड हो जाएंगे, फूल जाएंगे। डिस्टेंडेड नेक वेन्स, जाहिर सी बात है कि ये आपके पास वेना केवा है, ये आपके पास वेना केवा है, ये आपके पास वेना केवा है, ये आपके पास नेक के वेन्स हैं जो कि वेना केवा के अंदर एम्प्टी हो रहे हैं, और ये राइट एट्रियम के अंदर एम्प्टी होता है। लेकिन अगर राइट एट्रियम इतना हो चुका हो, यानी बाहर से इसको कंप्रेस किया गया है, तो इसके अंदर फीलिंग थोड़ी होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो जो ब्लड मतलब जो ब्लड इन वेन्स के जरिए से, मैं इधर छोटा हार्ट बना देता हूँ जिसके अंदर कार्डियक टेम्पोनाड हो गया है, ये जो वेन्स हैं, ये जो नेक के अंदर वेन्स हैं जो कि राइट एट्रियम के अंदर खाली हो रही है, ये खाली नहीं हो पाएगी क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर जगह नहीं है, क्योंकि राइट एट्रियम का साइज थोड़ा है। तो ये ब्लड जो है वो इन वेन्स के अंदर क्या हो जाएगा, जमा,
ये ब्लड के जमा होने की वजह से वेन्स जो है वो इस तरह डिस्टेंड हो जाएंगी, फूल जाएंगी, तो इसलिए इन लोगों के डिस्टेंडेड नेक वेन्स होंगी। तीसरी चीज क्या होगी? मफल्ड, MUFFELED, मफल्ड हार्ट साउंड। देखो हार्ट के जो साउंड होते हैं S1 S2, जो नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं, वो अगर आप इस बंदे के सीने के ऊपर, नॉर्मल बंदे के सीने के ऊपर स्टेथोस्कोप रखो तो आपको इस तरह नजर आएंगे, धक 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 धक। लेकिन जिस बंदे को कार्डियक टेम्पोनाड हो जाए उसमें आपको ऐसे सुनाई देंगे, धक धक धक। यानी मफल्ड हो गए, हार्ट के साउंड्स जो हैं वो, उनकी जो आवाज है वो थोड़ी हो जाएगी। वो आवाज क्यों थोड़ी होगी? क्योंकि हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, S1 कैसे प्रोड्यूस होता है? जब माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जो माइट्रल वाल्व है ये वाला, और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जब ये बंद होते हैं तो S1 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस हार्ट के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया हो, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पानी या ब्लड जमा हो गया हो, तो ये आवाज सीने तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे, जैसे देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ और ताहिर यहाँ खड़ा है। मैं ताहिर को कहता हूँ कि हेलो, ताहिर मुझे कहता है कि हेलो। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है मैं यहाँ खड़ा हूँ, ताहिर यहाँ खड़ा है, हमारे दरमियान में पानी से भरा हुआ एक दीवार है या ब्लड से भरी हुई एक दीवार है। अब मुझे अगर ताहिर आवाज देगा या मैं ताहिर को आवाज दूंगा तो ये आवाज हमें एक दूसरे को थोड़ी पहुंचेगी ना। यस सर। जी सर। तो इधर भी इस तरह होता है कि हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड जमा हो जाए या ब्लड जमा हो जाए पेरिकार्डियल कैविटी में, यानी कार्डियक टेम्पोनाड हो जाए, तो इस बंदे के चेस्ट के ऊपर जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे तो चेस्ट की दीवार तक इसकी जो हार्ट साउंड्स हैं वो बहुत स्लो स्लो पहुंचेंगी, यानी मफल्ड हार्ट साउंड होंगी, या हम डिस्टेंट हार्ट साउंड भी इसको कह सकते हैं, डिस्टेंट या मफल्ड हार्ट साउंड। ये बेक जो है, मिस्टर बेक, उसने एक ट्रायड दिया था कि कार्डियक टेम्पोनाट के पेशेंट में ये तीन चीजें होती हैं। ट्रायड मीन तीन। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। जी यस सर। ठीक है। अब जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर थोड़ा होता है, हाइपोटेंशन होती है, तो हमारा जिस्म इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करता है? हार्ट के पास ऊपर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल आते हैं, एसए नोड के पास भी, एवी नोड के पास भी, वेंट्रिकल के पास भी, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता ज्यादा। ज्यादा। हमारा दिमाग हार्ट को कहता है कि भाई ब्लड प्रेशर थोड़ा है, तो तुम इस ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने की कोशिश करो, और वो तुम इस तरह करो कि अपनी हार्ट रेट ज्यादा कर दो, यानी टेकिकार्डिया में चले जाओ। तो इस बंदे को का हार्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होगा, समझ आ गई है ना? है। यस जी सर। सर। कंपेंसेट करने के लिए वो कोशिश करेगा। दूसरी जो है, इस बंदे की ईसीजी पे आपको लो वोल्टेज ईसीजी होगी, लो वोल्टेज। अब इसमें भी बात वही है, लो वोल्टेज ईसीजी। लो वोल्टेज ईसीजी का मतलब ये है कि देखो क्या करो, देखो नॉर्मल इंसान की लेट सपोज ये ईसीजी है, जो लो वोल्टेज ईसीजी होती है ना वो ऐसी होती है। इसमें और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा है? जी सर। बहुत PQRS और T दोनों में होती हैं, लेकिन उसमें बड़े P बड़े QRS बड़े T हैं, इसमें छोटे P बहुत छोटे QRS बहुत छोटे T वेव हैं। तो लोग हैं जिनको कार्डियक टेम्पोनाड हो जाए, इन लोगों की अगर आप ईसीजी करो तो ये लो वोल्टेज होगी। लो वोल्टेज ईसीजी क्यों होगी? जाहिर सी बात है कि इस बंदे का ये चेस्ट है और ये हार्ट है। अब ईसीजी के लिए आप यहाँ पे चेस्ट के ऊपर एक लीड यहाँ रखते हो, एक यहाँ रखते हो,
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये जो लीड्स है ईसीजी की, ये हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात फिर यहाँ पे आ गई कि मैं यहाँ से टायर को करंट, इलेक्ट्रिकल करंट फेंकता हूँ आएगी, लेकिन अगर दरमियान में फ्लूइड आ जाए तो मैं यहाँ से जो करंट फेंकूंगा और वो उधर से जो करंट फेंकेगा वो कम पहुंचेगी। यहाँ पर भी वही है कि हार्ट के अंदर के इर्द गिर्द फ्लूइड ना जमा हो जाए, यानी नॉर्मल हार्ट हो। तो जो आपने इसके चेस्ट के ऊपर ईसीजी की लीड्स लगाई हुई हैं, इन लीड्स तक करंट नॉर्मल पहुंचती हैं और वो नॉर्मल ईसीजी ड्रा करता है, इस तरह बड़े वीडियो वोल्टेज सबको वाली। क्लियर है? लेकिन अगर हार्ट के इर्द गिर्द पानी हो, वीडियो क्लियर थी पहले सबको? स्क्रैच एकदम स्क्रैच था। चलो अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। कहाँ से मैं सर एक आपने ये बता नहीं रहे थे, वॉइस ठीक थी आपकी, वीडियो थोड़ी वो थी। चलिए ठीक है। अब ये लेट्स सपोज चेस्ट है, चेस्ट के अंदर हार्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अगर ईसीजी के लीड्स डालता हूँ चेस्ट के ऊपर, अगर हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड होगा यानी कार्डियक टेम्पोनाड होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो चेस्ट की दीवारों तक ज्यादा पहुंचेंगे या थोड़ी थोड़ी मिकदार में पहुंचेंगे? थोड़ी मिकदार। थोड़े 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 मिकदार में पहुंचेंगे। तो ईसीजी, छोटा ईसीजी मशीन जो है वो लो वोल्टेज ईसीजी ड्रा करेगा। जिस तरह चेस्ट की दीवार तक हार्ट साउंड जो है वो कमजोर कम पहुंच रहे थे, मफल्ड हार्ट साउंड पहुंच रहे थे, बिल्कुल उसी तरह चेस्ट की दीवार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में हो रही है, इसके सिग्नल्स भी बहुत थोड़े पहुंचेंगे। तो ईसीजी मशीन जो ईसीजी ड्रा करेगा वो लो वोल्टेज ईसीजी होगी। समझ आई है या नहीं आई? सर आई है सर, Yes, आपका sir. नेट थोड़ा इसकी समझ आई कमजोर है है। आप लोगों को? सर आपका स्क्रीन स्क्रैच है, वॉइस ठीक है, स्क्रीन स्क्रैच है। चलें अभी जुनेदा, चलो नेट डिस्कनेक्ट। अच्छा अब ठीक है। अच्छा, सही है। तो लो वोल्टेज ईसीजी क्यों होगी, ये आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? सर आई है। Yes, sir. सब सबको समझ आई है? सर एक बार वो को रिपीट कर दो सर। यार देखो, ये हार्ट के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया है, यानी इस बंदे को कार्डियक टेम्पोनाड हो गया है, पानी यानी फ्लूइड जमा हो गया है या ब्लड जमा हो गया है। तो अब इस हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चेस्ट की दीवार तक क्या पहुंचेंगे, थोड़े पहुंचेंगे या ज्यादा पहुंचेंगे? थोड़े पहुंचेंगे। थोड़े पहुंचेंगे। तो चेस्ट की दीवार के ऊपर आपने जो ईसीजी की लीड लगाई हुई है, देखो जब हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड या ब्लड जमा होगा तो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो इस वाटर की वजह से या इस फ्लूइड की वजह से या ब्लड की वजह से चेस्ट की जो दीवार है यहाँ तक थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी के साथ पहुंचेंगी, थोड़ी शिद्दत के साथ पहुंचेंगी। तो ये जो ईसीजी की लीड्स आपने लगाई हुई हैं, ये लो वोल्टेज ईसीजी आपको ड्रा करके देगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। Yes. यस सर क्लियर। ठीक है। अब दूसरी इसके बाद जो एक चीज होगी वो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अल्टरनेन। देखो, नॉर्मल बंदे की ईसीजी जो है वो इस तरह होती है। पी, क्यू आर एस, टी वेव, पी वेव, क्यू आर एस, टी वेव, पी वेव, क्यू आर एस, टी वेव। लेकिन जिस बंदे को कार्डियक टेम्पोनाड हो जाए उसकी ईसीजी ऐसे होगी। यानी जो पी क्यू आर एस टी सीधी लाइन में होने की बजाय इस तरह होंगे। ये इस तरह क्यों होंगे? गौर से सुनो, क्योंकि इस हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड जमा है। अब ये हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है ना, नॉर्मल हार्ट इस तरह कंट्रैक्ट होता है, इस तरह।
इस तरह, इस तरह। लेकिन अगर हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड हो तो जिस तरह इनम हो जाए तो हार्ट भी इसके अंदर तैरता है और ये इस तरह कंट्रैक्ट होता है, क्योंकि हार्ट इसके अंदर तैर रहा है। तो इस की वजह से, इस चीज की वजह से जो है, जो ईसीजी लीड, जो ईसीजी मशीन जो ड्रा कर रही है, वो पीक्यूआरएस को इस तरह ड्रा करेगी, इस तरह। मतलब टर्बुलेंट। समझ आ गई है इसकी, कि जो सर ये इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट है, ये इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट क्यों होंगी? ड्यू टू द स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट इस तरह हो रहा है, कंट्रैक्ट भी हो रहा है और इस तरह भी हो रहा है, स्विंगिंग भी हो रही है इसकी। स्विंगिंग मीन झूलना, स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट इन द फ्लूइड। जो इसके इर्द गिर्द फ्लूइड जमा है उसके अंदर इस तरह स्विंगिंग मूवमेंट हो रही है। इसकी समझ आई है आप लोगों को? सर ये ईसीजी यस छोटी भी सर। होगी और अल्ट्रा मसलन उल्ट सीधी हाँ भी नहीं हाँ होगी। हाँ हाँ, सिंगिंग भी यानी होगी। लो वोल्टेज ईसीजी होगी, लो वोल्टेज ईसीजी, और ये ईसीजी होगी विद इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट का मतलब ईसीजी स्ट्रिप जो है, जो ईसीजी की लाइन है, वो ऐसे ऐसे हो रही होगी, ऐसे ऐसे। वो क्यों हो रही है? क्योंकि स्विंगिंग मूवमेंट हो रही है हार्ट की। समझ आई है आप लोगों को? जी सर यस आइए। सर। अच्छा, अब इसमें एक फाइनल बात जो कि आप लोग इसको समझ लो, बस फिर इसको बस करते हैं, वो है पल्सेस पैराडाइज। इसको मैं अलग इस पे बल्कि इधर ही लिख देता हूँ, एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। इस बंदे को टाइम कितना है हमारे पास आबिद अली? टाइम है 10 मिनट से ज्यादा है। ठीक है, पल्सेस पैराडॉक्सस। इस बंदे का जो पल्स होगा उसमें पल्सेस पैराडॉक्सस होगी। अब ये समझो पल्सेस पैराडॉक्सस का क्या मतलब है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, गौर से सुनो, ये हमारा हार्ट है। जब हम इंस्पायर करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं, तो जो चेस्ट केज है, तैर हमें बताएगा, ये चेस्ट केज क्या हो जाती है, हमारा सीना जो है वो कंप्रेस हो डिस्पेंड। जाता है या एक्सपेंड हो जाता है? एक्सपेंड। एक्सपेंड हो जाता है। तो जब ये एक्सपेंड होता है तो हमारे हार्ट के पास जो वीनस रिटर्न है, ये क्या हो जाती है? ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा हो जाता ज्यादा होती है ना? है। यस सर। यस सर। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है। आ रही है सर। जब एक्सपेंड होगा तो वेनिस रिटर्न ज्यादा होगा। अब देखो, यानी जब इंस्पायरेशन हम करते हैं नॉर्मली, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब जब वीनस रिटर्न ज्यादा होती हैं राइट साइड पे, वेरी वीनस रिटर्न तो राइट साइड पे होती हैं, लेफ्ट साइड पे जो पल्मोनरी वेन्स हैं, यानी लेफ्ट साइड पे जो ब्लड आ रहा है, ये ज्यादा हो जाता है या ये कम हो जाता है? ये लंग्स है ना, लंग्स से आ रहा है इधर। देखो, जब डायस्टली होती है, जब फीलिंग होती है, तो राइट एट्रियम में वेना केवा से ब्लड आ रहा होता है और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है जो लंग से आ रहा है। इस तरह होता है ना? यस यस सर। सर। जी, हेलो। आवाज आ रही है। थोड़ी सा आवाज आ रही है आपकी। देखो, जब हमारे पास हम इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारा चेस्ट केज खुलता है। जब चेस्ट केज खुलता है तो हमारे राइट हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है, जो वीनस रिटर्न है, ये ज्यादा हो जाता है। अब अगर इस हार्ट के अंदर फ्लूइड इर्द गिर्द जमा हो गया हो, इस हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड जमा हो गया हो, यानी कार्डियक टेम्पोनाड हो गया हो, कार्डियक टेम्पोनाड हो गया हो, तो ये ब्लड जो वीनस रिटर्न के थ्रू जो इधर आया है, ये एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। क्या वेंट्रिकल फिल हो सकते हैं? फीलिंग नो इनकी ज्यादा होगी या कम होगी? फीलिंग इनकी कम होगी। कम इसलिए होगी क्योंकि बाहर जो फ्लूइड मौजूद है ना, ये फ्लूइड बाहर से इन दीवारों के ऊपर जोर लगाता है। तो जब ये बाहर से इनके ऊपर जोर लगता है तो ये जो दीवारें हैं ये जगह नहीं दे सकती ब्लड को, यानी ब्लड यहाँ पे थोड़ा आएगा। बाहर से इनके ऊपर जब जोर लगता है तो यहाँ पे जो ब्लड आया हुआ है, ये इस जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है,
इस पे जोर लगाता है। देखो, जब कार्डियक टेम्पोनाड होता है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सबके ऊपर बाहर से जोर है। अब बाहर से भी जोर है। आपने इंस्पायरेशन किया तो इंस्पायरेशन की वजह से वीनस रिटर्न, जो हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, वो ज्यादा हो गया राइट हार्ट पे। तो ये ब्लड जो अंदर आया है वो इस जोर का मुकाबला करेगा। वो इस जोर का मुकाबला इस तरह करेगा कि इसको तो बाहर फैला नहीं सकता, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा फ्लूइड है। बाहर इस दीवार को तो जोर लगा नहीं सकता, या इस दीवार को अगर जोर लगा भी ले तो बाहर जो फ्लूइड जमा है वो उसको कैंसिल कर देता है। तो ये जो ब्लड है ये फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो दीवार है इसके ऊपर जोर लगाता है, जिसकी वजह से ये दीवार जो है ये थोड़ी सी इस तरह हो जाती है, यानी इधर आ जाती है, जोर लगाने की वजह से। समझ नहीं आई आपको? यानी पहले सर आगे। अगर दीवार इस तरह थी ना, अब दीवार इस तरह हो जाती है। समझ नहीं आ यस रही? सर, यस सर। सर आगे। अब देखो, जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चली गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज क्या हो गया? काम हो गया। काम हो गया। कम हो गया, छोटा हो गया। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज कम हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फीलिंग हो रही है, क्योंकि इसी टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल की भी फीलिंग हो रही होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग थोड़ी होगी या ज्यादा होगी? थोड़ी सर होगी। कम थोड़ी हो होगी। गया। थोड़ी होगी, क्योंकि जगह ही थोड़ी है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में फीलिंग थोड़ी होगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर फीलिंग थोड़ी हो गई, फीलिंग थोड़ी हो गई है, तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब आउटपुट जनरेट करेगा वो आउटपुट भी थोड़ी होगी। यस सर। एंड डायस्टोलिक। यानी जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो इस वीनस रिटर्न के ज्यादा होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग क्या हो गई? कम हो गई। इंक्रीज या डिक्रीज? काम। बिल्कुल। कम हो गई। वो क्यों कम हो गई मैंने आपको बता दिया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग कम हो गई तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो कार्डियक आउटपुट निकलता है, जो ब्लड निकलता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो कम गई। हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम कम हो होगा। गई। अब देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया। ये कितना कम होता है? 10 mm मर्करी से भी ज्यादा कम हो जाता है। 10 mm मर्करी, यानी अगर नॉर्मल इंसान का, ये नॉर्मल बंदा है जिसको कार्डियक टेम्पोनाड हो गया है, अगर लेट सपोज नॉर्मल बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 है जब इंस्पायर करता है, तो इसका जब इंस्पायरेशन करता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 है। लेकिन कार्डियक टेम्पोनाड वाला बंदा जब इंस्पायर करेगा तो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? या 119 होगा या 115 होगा, यानी कम से कम 10 mm मर्करी नॉर्मल से कम हो जाएगा। 130 से 10 माइनस करो तो 120 बचते हैं ना, तो 120 से कम होगा। तो हम कहेंगे कि जो पल्स होगी इसको कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। पल्सिस पैराडॉक्सिस इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय मोर देन 10 mm मर्करी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब आप इंस्पायर करते हो और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm मर्करी से भी ज्यादा, नॉर्मल बंदे का तो 10 mm मर्करी तक कम होता है, लेकिन जिस बंदे को कार्डियक टेम्पोनाड हो उसका ब्लड प्रेशर 10 mm मर्करी से भी ज्यादा। यानी लेट सपोज हमारे पास टायर है, टायर एक नॉर्मल इंसान है, जब टायर इंस्पायरेशन करेगा ना, यानी अगर इंस्पायरेशन करने से पहले उसका ब्लड प्रेशर 130 है, तो जब ये इंस्पायर करेगा तो इसका ब्लड प्रेशर हो जाएगा 120, यानी। लेकिन जिस बंदे को कार्डियक टेम्पोनाड हो वो जब इंस्पायरेशन करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से 10 mm मर्करी से ज्यादा कम होगा, यानी 130 से 115 हो जाएगा या 110 हो जाएगा या 100 हो गया, यानी 10 mm मर्करी से ज्यादा कम होगा। 10 mm मर्करी तो नॉर्मल बंदे में भी कम हो जाता है जब आप इंस्पायरेशन करते हो।
कार्डियक टेम्पोनाट के लोगों में 10 mm मर्क्यूरी से ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। समझ नहीं आई आप लोगों को? आ गई है समझ। आ रही है सर। क्लियर? देखो ये टायर है, जब एक्सपायरेशन कर रहा था टायर, ब्लड प्रेशर है इसका 140, जब एक्सपायरेशन कर रहा था, नॉर्मल है टायर, नॉर्मल इंसान है। जब ये इंस्पायरेशन करेगा तो इसका ब्लड प्रेशर कम से कम 10 mm मर्क्यूरी कम हो जाएगा, यानी 130 हो जाएगा। ये नॉर्मली हर इंसान में होता है। लेकिन अब एक दूसरा टायर है, अंग्रेज टायर है, उसको है कार्डियक टेम्पोनाट टायर। जब एक्सपायरेशन कर रहा था इसका ब्लड प्रेशर था 140, लेकिन जब ये इंस्पायरेशन करेगा तो इसका ब्लड प्रेशर कितना होगा? 110 115। वेरी गुड, यानी 130 से कम हो गई, नहीं 10 mm मर्क्यूरी से भी ज्यादा कम हो जाएगा। 115 होगा या 118 होगा या 100 होगा। आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि पल्सेस पैराडॉक्सेस कहते हैं कि डिक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय ग्रेटर देन 10 mm मर्क्यूरी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो कार्डियक टेम्पोनाट के लोगों में भी, जिन लोगों को कार्डियक टेम्पोनाट हो जाए उन लोगों में भी पल्सेस पैराडॉक्सेस होती है। ठीक है, जिन लोगों में कार्डियक टेम्पोनाट हो जाए, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी हो, दमा जिसे कहते हैं साबंदी, उनमें भी पल्सेस पैराडॉक्सेस हो सकता है। जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, रात को जब वो सोते हो स्लीप करते हो तो उनका सांस बंद होता हो, एपनिया मीन सांस का बंद हो जाना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो बीमार होते हैं उन लोगों में भी पल्सेस पैराडॉक्सेस हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को पेरिकार्डाइटिस हो जाए उन लोगों में भी पल्सेस पैराडॉक्सेस हो सकता है। और जिन लोगों को क्रूप हो जाए, क्रूप क्या है बेसिकली? क्रूप जो है ये आप लोगों की जो ट्रेकिया है, ठीक ठीक है, ट्रेकिया की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। क्रूप में जो लंग्स के पास जो ट्रेकिया आ रहा है, ट्रेकिया होता है, फिर ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और फिर ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर इंटर होती है। तो ये ट्रेकिया जो है इसके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्रूप जो है इसमें ट्रेकिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, बहरहाल ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जिस बंदे को क्रूप हो जाए, पेरिकार्डाइटिस हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिन लोगों को ये हो जाए, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी हो, जिन लोगों को कार्डियक टेम्पोनाट हो जाए, इन लोगों में पल्सेस पैराडॉक्सेस होता है। यानी ये लोग जब इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो इनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल से 10 mm मर्क्यूरी से ज्यादा कम हो जाता है। समझ आइए आप लोगों को? जी सर। ये सर। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डियक टेम्पोनाट था। ये जो है हमारे पास यानी इसकी जो ट्राइड है, बैक बैक जो है उसको आप कह सकते हो कि HMD। HMD, H से हाइपोटेंशन, M से मफल्ड हार्ट साउंड, D से डिस्टेंडेड नेक वेन। तो ये उसने एक ट्राइड जी जी सर हार्ट फेलियर से क्वेश्चन है सर। हार्ट फेलियर से मतलब जब पेशेंट हमारे पास आ जाए उसको मतलब हार्ट फेलियर है सर, तो उसका जैसे ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बीपी कम करना है सर, रास सिस्टम हमने इनहिबिट कर दिया और हमने उसका हाँ, ब्लड प्रेशर कम कर दिया। लेकिन सर अगर वो पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे इस हार्ट फेलियर से पहले मतलब कोरोनिक हाइपोटेंशन भी है, तो हमें फिर क्या करना होगा सर? तो हम उसका ब्लड प्रेशर कम करेंगे। लेकिन नहीं, सर मुझे आपके उसको सवाल की सर सवाल ये है सर, हार्ट फेलियर में सर हमने पिछले क्लासेस में सर हमने पेशेंट का सर ब्लड प्रेशर कम किया था ना सर, हरा सिस्टम हमने हमने हार्ट के ऊपर लोड कम किया था। ठीक है, रास यस सर। सिस्टम को हमने बंद किया था। हमने रेनिन जो एंजियोटेंसिन रेनिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन एंजाइम या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है वो दी थी। रास सिस्टम हमने बंद किया था, क्योंकि यस रास सिस्टम जो है वो आपके कैपिलरीज के, आपके वेसल्स के अंदर फ्लूइड लाता था, फ्लूइड हार्ट के पास जाता था, हार्ट ने उसको पंप करना होता था, तो हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा होता था, तो हमने इस लोड को कम किया था। लेकिन सर अगर इस पेशेंट को इस हार्ट फेलियर से पहले कोरोनिक हाइपोटेंशन भी हो सर? हाइपोटेंशन? यस सर।
बीपी कम हो। अच्छा, हाइपोटेंशन नहीं होती, हाइपोटेंशन क्रॉनिक नहीं होती, ठीक है, हाइपरटेंशन होती है। हाइपोटेंशन देख, अच्छा अगर लेट सपोज है भी हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन में तो पहले से ही दिल के ऊपर बोझ कम है, तो इस दिल के तो फेल होने का खतरा भी बहुत कम है, तो इसको हम ये देंगे भी नहीं क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बोझ कम है। वो तो आप इसलिए देते थे कि हार्ट के ऊपर बोझ कम हो जाए। अगर हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर इतना नहीं है, हार्ट के ऊपर बोझ तोड़ा है, तो आप ये दवाइयां नहीं देते हो क्योंकि हार्ट के ऊपर बोझ पहले से ही तोड़ा है। लेकिन इस हार्ट के फेल होने का इम्कान भी बहुत कम है। ऐसा बहुत ही मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी बंदे को हाइपोटेंशन हो और उसका हार्ट फेल हो जाए। हाइपोटेंशन नहीं होती, हाइपरटेंशन मसला करती है। ठीक है, यस सर। चलें जी, आज के लिए इतना ही था।